सवेरे सवेरे सभी का नाश्ता बनाने के बाद अब प्रिया के पास पकौड़े बनाने की फरमाइश आई थी। पकौड़े बनाते हुए प्रिया खुद में बड़बड़ा रही थी। पकौड़े नहीं हो गए, जी का जंजाल हो गए। अरे बहू कहाँ रह गई, जल्दी ला पकौड़े। पेट में चूहे दौड़ रहे, प्रिया जल्दी लाओ ना। भूख लगी है, जल्दी लाओ पकौड़े। जल्दी जल्दी पकौड़े तलकर प्रिया बाहर लाकर सभी को सर्व करती है। पहली बार में कढ़ाई में इतने ही पकौड़े उतरे हैं पापा जी, मैं अभी और लेकर आती हूँ। बिल्कुल वैसे ही बने हैं पकोड़े जैसे मुझे पसंद है। मज़ा आ गया बहू, इससे कहते हैं संडे की सुबह। आपको तो मज़ा आएगा जी। आपकी पसंद के कच्चे आलू के पकौड़े जो बनाए बहू ने, वो भी बिना मिर्च के, मेरे तो गले से ही नहीं उतर रहे बहू। मैं अपनी थाली के पकौड़े तेरे पापा जी को दे देती हूँ, तो मेरे लिए मिर्च और आलू के साथ में पकौड़े तल दे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि नाम भी हो गया कि सास को पकौड़े खिलाए और सास बेचारी को पकौड़े नसीब भी नहीं हुए। मम्मी की बात में दम तो है प्रिया। संडे की सुबह है, अब सभी का मन अच्छा खाने को तो करेगा ही। काम तुम कर ही रही हो तो सबकी पसंद का भी ध्यान में रख कर दो। तो मेरे लिए लंबे लंबे पकौड़े। एक चमाट मारूंगी ना, ये फ्रेंच फ्राइज देखकर अब तुझे सब कुछ लंबा लंबा ही चाहिए। ये क्या बात हुई बहू, अब मेरा पोता खाना भी नहीं मांगेगा क्या? जैसे पकौड़े उसने बोले हैं उसके लिए वैसे ही पकौड़े बनाना। यही काम बाकी रह गया बस, लंबे टेढ़े काले पीले पकौड़े बनाने का। प्रिया रसोई में जाकर अपनी सास के लिए मिर्ची के पकौड़े तलकर लाती है और अपने बेटे के लिए फ्रेंच फ्राइज के शेप के पकौड़े लाती है। नाश्ता खाकर सभी आराम से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी के लिए पकौड़े बनाते बनाते ना बेसन बचा है, ना ही मेरे शरीर में ताकत। सुबह बनाया हुआ नाश्ता भी तो बेकार हो जाएगा, इसे कौन खाएगा, मुझे ही निगलना होगा। अब सभी को उनकी पसंद का नाश्ता खिलाने के बाद प्रिया खुद रोटी और सब्जी लेकर खाने बैठ जाती है। अगले दिन जोरों की बारिश के साथ सुबह होती है। चारों तरफ बादल है और सुबह के 8 बजे भी बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है, वरना 7 बजे तक तो धूप भी खिल जाती थी। कितना सही मौसम हुआ है ना करण। सही कहा प्रिया, मौसम तो बड़ा सुहाना हुआ है। इस मौसम में पकौड़े हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तभी अपने कमरे से आंख मसलता हुआ विनोद बाहर आता है और ये सुनते ही कहता है, अरे पकौड़े बन रहा है तो मैं भी खा लूँगा। अभी कल ही तो पकोड़े बनाए थे मैंने करण, और उसके पहले भी लगातार 3 दिनों से मैं पकोड़े ही तो बना रही हूँ। तो कहीं लिखा हुआ है क्या बहू कि लगातार 3 दिनों तक पकोड़े बनने के बाद चौथे दिन पकोड़े बन जाने पर आसमान टूट पड़ता है? नहीं ना, तुझे तो खाना बनाने से मतलब है, वो खाना चाहे कुछ भी हो। पर मम्मी जी मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग पकोड़े के लिए बोलते हो, तो फिर नाश्ते का बचा खाना पूरा दिन मुझे ही खा के ख़त्म करना पड़ता है। तो आपसे नाश्ता बनाने के पहले ही सबसे पूछ लिया कर, मत बना नाश्ता, सीधा पकोड़े बना दे। और नाश्ते में फिर से सभी गर्मा गर्म पकौड़े खाकर बारिश का मज़ा उठाते हैं। प्रिया के ससुराल वालों के मन में उठी पकौड़े की क्रेविंग खत्म नहीं होती। अब तो धीरे धीरे प्रिया के ससुराल वालों को हर वक्त पकौड़े ही खाने को सूझती। एक रोज़ शाम के वक्त पड़ोसन विमला अपने बेटे बहू के साथ सुषमा के घर आती है और घर पर आए मेहमानों को देखते ही सुषमा पहली बात क्या कहती है? यही, अरे बहू मेहमान आए हैं, ज़रा पकौड़े तल दे। कमर भी सीधी नहीं कर सकती मैं, 24 घंटे तेल की स्मेल ले लेकर उल्टी आती रहती है। लेकिन ये है, इनका तो जी ही नहीं भर रहा। ऊपर से चिंटू को भी खुद के जैसा बना दिया है सभी ने। अभी दोपहर में भी सभी ने पकौड़े खाए, अब फिर से पकौड़े बनाओ। प्रिया बस अभी दोपहर को सभी को पकौड़े खिलाकर किचन साफ करने के बाद अपने कमरे में गई ही थी कि उसे फिर से पकौड़े बनाने का ऑर्डर मिल गया। पकौड़े बनाने से परेशान होकर प्रिया हमेशा की तरह अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाती है और अपना दुखड़ा रोती है। क्या बताऊं यार नेहा, मौसम अगर अच्छा है तो पकौड़े बनवा देते हैं ये लोग मुझसे, मौसम अगर ख़राब है तब तो पकौड़े बनेंगे ही। अगर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा तो पकौड़े बनवा दे, और पकौड़े खाने का मन बन जाए जो कि हर वक्त बना ही रहता है, तब तो पकौड़े बनेंगी। मैं तो खुद पकौड़ा हो गई हूँ पकौड़े बना बना कर इन सब में। तो ना सच में पागल है। ये तो अच्छा मौका है, ये अपॉर्चुनिटी तो हर सुहागन को मिलनी चाहिए। तुझे क्यों ही बनाने हैं दाल चावल रोटी सब्जी? 10 वैरायटी का खाना बनाकर क्या फ़ायदा? अगर सब पकौड़े ही मांग रहे हैं तो सिर्फ पकौड़े ही बना। मैं तो कहती हूँ सुबह उठते ही एक के साथ बहुत सारा बेसन घोल लिया कर और आलू प्याज ये सब काट कर फ्रिज में रख लिया कर। जैसे ही कोई पकौड़े फ्राई करने को बोले सीधा पकौड़े तल दे।
ये तो तूने सही कहा। अब से सुबह उठते ही पकौड़ों की तैयारी कर दूंगी और 24 घंटे स्टोव के ऊपर तेल की कढ़ाई चढ़ा कर रखूंगी। और प्रिया इसी तरह पकौड़े की सारी तैयारी करके अपने घर पर रखना शुरू कर देती है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं, अचानक 2 बजे प्रिया को करण की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिया, अरे प्रिया सुनो ना। क्या हो गया करण? काम कर रही हूँ ना मैं, बस कढ़ाई में पकौड़े ही डालने जा रही थी मैं कि तुमने टोक दिया। अब सब मुझसे पकौड़े मांगेंगे तो मैं क्या करूँगी? अरे कोई पकौड़े नहीं मांग रहा मेरी पकौड़ी रानी, अब उठ भी जाओ। तुम सपना देख रही थी। वैसे ये सपना सच होने वाला है। मुझे ना पकौड़े खाने का मन हो रहा है, ज़रा बना दो ना डार्लिंग। क्या? अभी सुबह से मैंने सब कुछ तैयार करके रखा था, मुझे लगा आप सब तो डिनर कर चुके हैं, तो मैंने सब कुछ ख़त्म भी कर दिया। फिर से सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। और रात के 2 बजे सोने के बाद 4 बजे तक अपने पति को प्रिया पकौड़े ही बनाकर खिलाती रहती है। बस 4 पकौड़े और प्रिया, फिर तुम सो जाना। काश इस मैगी और चिप्स की तरह तुम्हारे पकौड़े भी पैक हो सकते तो कितना अच्छा होता। मैं उसे ही सीधा फाड़ कर खा लेता, तुम्हें उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनते ही प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। पकौड़े पैकेट में पैक तो नहीं हो सकते, पर डीप फ्रिज तो हो सकते हैं ना। और प्रिया कच्चे आलू के पकौड़े, उबले आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, गोभी के पकौड़े और ऐसे कई वैरायटी के पकौड़े का बैटर तैयार कर लेती है और उन्हें 2-3 सेकंड के लिए तेल में फ्राई करके बाहर निकाल लेती है। अब ये आधे कच्चे पकौड़े होंगे डीप फ्रिज, और जब भी कोई पकौड़ा मांगेगा तो बस इससे निकालूंगी, 4 सेकंड में फ्राई करके परोस दूंगी। एक काम करती हूँ, आज ही 4 दिनों के लिए चटनी और पकौड़े बना लेती हूँ। और प्रिया यही आइडिया लगाती है। अब जब भी कोई उसे पकौड़े मांगता, वो 3 से 4 मिनट में सभी को पकौड़े के साथ डिफरेंट वैरायटी की चटनी भी परोस दिया करती। दिन भर बस पकौड़े तल तल कर प्रिया को सपने में भी पकौड़े ही दिखने लगे थे। 30 के 8, 30 के 8, लूटो लूटो बीवी के पकौड़े 30 के 8। नींद में प्रिया के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनकर करण हड़बड़ाकर उठ जाता है। अरे नींद में तुम किसे पकौड़े बेचने लग गई प्रिया? उठो उठो प्रिया। भाई साहब पकौड़े ले लो। अरे पगली, ये मैं हूँ, और तुम ये रेडी पर खड़ी होकर पकौड़े क्यों बेच रही थी? सपने में मैंने देखा कि पापा जी मेरे लिए रेडी लेकर आए हैं और उन्होंने मुझे रेडी पर खड़ा कर दिया है। मैं सभी को पकौड़े बेच रही थी करण। रेडी पर 2-4 और वैरायटी के पकौड़े रखे थे क्या आपने मैडम? करण प्रिया की मानसिक स्थिति को समझ ही नहीं रहा था। उसे सिर्फ दिख रहे थे तो उसके पसंद के पकौड़े। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। कैसे लोग हैं ये? मुझे तो लगा था फ्रिज में पड़ा हुआ 4-5 दिन पुराना पकौड़ा खा खाकर इनके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा और आखिरकार ये परेशान होकर मुझे पकौड़े बनाने से मना कर देंगे, पर ये लोग समझने को तैयार ही नहीं हो रहे। लगता है अब इन्हें हफ्तों पुराना पकौड़ा खिलाना पड़ेगा। 2 दिन बाद बाहर से घर आकर विनोद अपनी बहू से कहता है, तूने हम सबके लिए बहुत मेहनत करी है बहू। एक दिन में 8-8 बार तूने हमारे लिए पकौड़े बनाए हैं। इसके बदले में देख, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ, बाहर जाकर देख ले। हे भगवान, मैं तो बेकार में इस पकौड़ों को अपशगुन समझ रही थी। लगता है पापा जी मेरे लिए कार लाए हैं। क्या ज़रूरत थी इतना कुछ करने की पापा जी? मैं अभी जाकर देख लेती हूँ। भागती हुई प्रिया घर से बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि बाहर एक बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ है। कैसा लगा सरप्राइज मेरी जाने मन? अरे तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ गई? तुम्हें क्या लगा पापा तुम्हारे लिए रेडी लेकर आया है, यही ना? अरे पर इस फ्रिज का मैं क्या करूँगी? फ्रिज तो है ना मेरे पास करण। हाँ बहू है, पर तू हमें जो डीप फ्रिज करके आजकल पकौड़े खिला रही है ना, उसका स्वाद तो और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मुझे लगता है कि और ज़्यादा पुराना बैटर रहेगा तो स्वाद और ज़्यादा अच्छा आएगा। तू ना ज़्यादा स्टॉक मेंटेन कर सके, इसलिए तेरे पापा जी तेरे लिए बड़ा वाला फ्रिज लेकर आए हैं। क्या? यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ जाता है और सभी को डीप फ्रिज किया हुआ पकौड़ा ज़्यादा पसंद आ जाता है और प्रिया बेचारी फंस जाती है। ये कहानी है रामपाल की, जिसका मानना था कि बेटियों की शादी उनके करियर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कैसे उसकी बेटी उसके इस विचार को बदल देती है, आइए देखते हैं इस कहानी में। रामपाल की धर्मपत्नी कमला दौड़कर अपनी बेटी के पास आती है। बेटा, तेरे पिताजी घर आने वाले हैं, जल्दी से अपनी किताब बंद कर और तैयार हो जा। हमें 10 मिनट में बिरजू चाचा की शादी के लिए निकलना है। माँ, हमने कहा ना हमें नहीं जाना है, आपको पता है ना कल हमारी इम्तिहान है।
अरे बेटा, तुम तो अपने पिताजी को जानती हो ना। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा, बेटा चुप हो जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। लो आप ही गए, उनकी गाड़ी की आवाज आ रही है, चलो जल्दी करो, मम्मी की बात मान जाओ बेटा। कमला का पति घर के अंदर आता है। अरे तुम दोनों ने तैयार होना शुरू भी नहीं किया? हमें यहाँ से 10 मिनट में निकलना है, बताया ना। हाँ जी, हम दोनों बस तैयार है। रूपा तैयार हुई कि नहीं? अरे आप चिंता मत करिए, वो बस तैयार हो रही है, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। कमला जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है और उसे तैयार कर देती है। अरे कितनी देर लगा दी, चलो अब। पापा कल मेरी परीक्षा है, मुझे शादी में नहीं जाना, आप लोग जाइए ना, मैं रत्ना आंटी के घर में रह लूंगी थोड़ी देर। बकवास बंद करो, दिन भर तो पढ़ती रहती हो, अभी तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई? क्या कुछ तैयारी करके नहीं रखी पहले से तुमने एग्जाम की? पापा मैंने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लड़की हो, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, समझी? चलो अब चुपचाप। इसके बाद रामपाल अपनी पत्नी और बेटी रूपा को लेकर बिरजू की शादी में चला जाता है। रामपाल अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस नहीं था। उसका मानना था कि वो एक बेटी है और उसकी कुछ समय बाद शादी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर रूपा को पढ़ने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि वो बड़ी होकर कुछ बन जाए। तभी जब रूपा का रिजल्ट निकल जाता है। वाह बेटा वाह, तेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। हाँ माँ, उस दिन बिरजू चाचा की शादी वाले दिन मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, लेकिन मैंने बहुत पहले से सब कुछ तैयारी कर रखी थी। फिर भी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, और जब मैं अगले दिन स्कूल गई एग्ज़ाम देने तो देखा पेपर तो काफ़ी आसान आया है और मुझे सब कुछ आता था। अरे बेटा, तूने आज अपनी माँ का सर एकदम ऊंचा कर दिया। थैंक यू मम्मी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट आके भी क्या करना है इसे, आखिरकार है तो बेटी। अपने पिताजी की ऐसी बात सुनकर रूपा को रोना आ जाता है। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, देखना एक दिन तेरे पापा तुझ पर गर्व करेंगे। माँ सच में ऐसा होगा? हाँ बेटा होगा, 100% होगा। तू बस मन लगाकर पढ़ती रह, तेरी माँ है ना तेरे साथ। लव यू माँ। रूपा बहुत मेहनत करती है और हर साल वो अपनी कक्षा में फर्स्ट भी आती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। रूपा 25 साल की हो जाती है। आज रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए उससे कहना कि वो कहीं बाहर ना जाए। अरे लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो लोग परसों आएंगे। अरे लड़का परसों ही आने वाला था, लेकिन उसे आज शाम को ही कनाडा जाना है, अर्जेंट है, इसलिए वो कह रहा था कि वो दिन में ही आएगा। लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? कहाँ है रूपा, बताओ। अब कुछ नहीं, वो उसकी सहेली का जन्मदिन है तो वहीं गई है। उसकी बचपन की सहेली है ना, फिर वो मना भी कैसे करती। अरे तुमसे कहा है ना कि उसे ज्यादा बाहर निकलने मत दिया करो। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती कमला? अब जल्दी उसे फोन करो और बुलाओ, 2 घंटे में लड़के वाले आने वाले हैं। मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, पहले ही बोल दे रहा हूँ। अरे लेकिन कमला का पति वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? रूपा तो एग्ज़ाम देने गई है, अगर इनको पता चला कि रूपा LLB की पढ़ाई कर रही है तो ये तो इसकी पढ़ाई ही रुकवा देंगे। हे भगवान, बिना किसी रुकावट के जल्दी से इसकी पढ़ाई पूरी करवा दीजिए। बस भगवान जी, आप रूपा के पिताजी को कुछ भी पता चलने मत दीजिएगा। करीब 1.5 घंटे बाद। कमला तुम कब से कह रही हो कि रूपा अभी आ रही है, अभी आ रही है? अरे अब तो 1.5 घंटा हो गया और अभी आधे घंटे में लड़के वाले भी आ जाएंगे। ये तुम दोनों माँ बेटी कर क्या रही हो? दिमाग ठिकाने है कि नहीं? वो बस आती ही होंगी, आप जानते हैं ना आजकल शहर में ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है। चुप रहो, आजकल कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही हो उसे। कितनी बार कहा है कि उसे थोड़ा कंट्रोल में रखा करो, लेकिन तुम तो उसे बस छूट देती जा रही हो। देखो कितनी बिगड़ गई है, मेरी बात भी नहीं मान रही। उसे पता है मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन तब भी वो देर में आ रही है। आप गुस्सा मत होइए, वो आती ही होगी। अगर वो नहीं आई तो तुम सोच लेना अच्छा नहीं होगा आज। हे भगवान, आप तो मेरी मुसीबत बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ तो करिए। तभी लड़के वाले भी आ जाते हैं। अरे ये लोग इतनी जल्दी आ गए, अब क्या होगा? अरे सत्यम बेटा, आओ आओ, आइए आइए आइए। लड़के वाले घर के अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी करीब 15 मिनट बाद रूपा भी एग्जाम देकर घर आ जाती है। घर आते ही वो चुपचाप पीछे वाले रास्ते से अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, रूपा सही समय पर आ गई, वरना आज न जाने क्या हो जाता। कुछ तो करना पड़ेगा, पापा ऐसे नहीं मानने वाले। दूसरी ओर
अच्छा, बातें बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से लड़की को बुलाइए आप। हाँ हाँ क्यों नहीं। कमला, रूपा बेटी को लेकर आओ। जी। कमला अपनी बेटी को लाती है। लड़की तो बहुत सुंदर है। धनमाया जी, हमारी बेटी बहुत मेहनती है, घर का सारा काम करती है, कढ़ाई बुनाई सिलाई में तो एक नंबर है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ धनमाया जी, आपको जैसी बहू चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी है मेरी बेटी। आपका और आपके घर वालों का बहुत अच्छा ध्यान रखेगी। धन माया को एक ऐसी घरेलू बहू चाहिए थी जो घर का काम करे और घर के सभी लोगों का ध्यान रखे। इसीलिए रामपाल अपनी बेटी की इतनी तारीफ कर रहा था। अच्छा रामपाल जी, मैं क्या कहती हूँ, अब लड़का और लड़की 10-15 मिनट बात कर ले हैं? हाँ जी क्यों नहीं। रामपाल अपनी बेटी की तरफ देखता है और उसे इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि वह सत्यम के साथ अच्छे से पेश आए। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी, मैं बस इंटर तक पढ़ी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। ये बताइए, ये शादी आपकी मर्जी से तो हो रही है ना? नहीं। क्या? जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं सच बोलूँ तो मैं सच ही बोलूँगी। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि तुम सच बोलो। वो बात यह है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करनी है और मुझे पता है कि आप सबको एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर का सारा काम संभालती हो। मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे घर का कोई भी काम नहीं आता और मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। और प्लीज़ मेरे पिताजी को ये सब बताइएगा मत, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे इस बात की खुशी हुई कि तुमने कम से कम सच तो बोला, क्योंकि शादी ब्याह जैसी चीज़ों में सच बोलना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच। चलो, रूपा के लिए एक चीज़ तो अच्छी हुई कि वो लड़का काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था। उसकी बात मान भी गया। थोड़ी देर बाद सत्यम अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। अरे उन लोगों को घर पहुंचे हुए 1 घंटा तो हो ही गया होगा, वो लोग मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? अजी आप चिंता मत करिए, जो भी बात होगी बता देंगे ना आपको। बार बार उन्हें कॉल मत करिए, वरना सोचेंगे कि हम लोगों को ज़्यादा गरज पड़ी है। कमला, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, तुम ये बात तो सही कहती हो, मुझे बार बार उन्हें कॉल नहीं करना चाहिए। और नहीं तो क्या, रिश्ता करना होगा तो कॉल करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? चलो, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस तरह रूपा अपनी शादी कैंसिल करवा देती है। माँ, कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए 1500 रुपये की ज़रूरत है और कोचिंग की भी फ़ीस देनी है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? रुक बेटा, मेरी ये अंगूठी है, इसे बेच देते हैं। इसमें तेरा 2-3 महीने का आने जाने का किराया भी हो जाएगा। कुछ महीने बाद कमला, वो जो गोल्डन चेन तुम अपने गले में पहनती थी, 5-6 दिनों से गले में दिख नहीं रही, कहाँ है वो? अरे वो तो मैंने सुनार को दी है, उसमें चमक करवाने के लिए। अच्छा, कब दिया? वही 4-5 दिन पहले। तो 5 दिन तो हो गए, अभी तक तुम चेन लेकर आई नहीं दुकान से? अरे वो काम ही इतना पड़ गया था कि जाना ही भूल गई। आप चिंता मत करिए, दुकान में सेफ है, बहुत बड़ी दुकान है। वो लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन उसे पहना करो, गले में अच्छी लगती है। जी ठीक है, कल जाकर ले आऊँगी। अच्छा, मैं ना ज़रा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अब मैं इनको कैसे बताऊँ कि मैंने वो सोने की चेन तो रूपा की कॉलेज फीस भरने के लिए बेच दी है। हे भगवान, आज तो बहाना मार दिया, लेकिन अब मैं इनसे कल क्या बोलूँगी। अगले दिन रामपाल फिर से अपनी पत्नी से उसी सोने की चेन के बारे में पूछता है। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि तुमने वो चेन सुनार को नहीं दी है। अब बताओ वो चेन कहाँ है? मुझे पता है कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने आपसे छुपाई हो। मुझे सब पता चल चुका है। क्या? मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी बेटी LLB की पढ़ाई कर रही है और उसका 2nd ईयर शुरू हो गया है। हाँ, आपको पता चला कैसे? धीरज को जानती हो? वही धीरज जो एक बार हमारे घर आया था अपनी पत्नी के साथ। उसने हमारी रूपा को ब्लैक कोट में देख लिया था। उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया और मुझे सब बता दिया। हाँ तो क्या हो गया? हमारी बेटी पढ़ लिख लेगी, अपना भविष्य बना लेगी, तो इसमें बुराई क्या है बताइए? ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और अभी तक आपकी सोच वही की वही है। कमला, कितनी बार कहा है कि हमारे घर में बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है। अरे बेटी बड़ी होती है, उसकी शादी कर दी जाती है। मुझे यहाँ उसकी शादी की टेंशन हो रही है और तुम बस उसकी पढ़ाई की चिंता कर रही हो। अरे हमारी बेटी इस साल 26 की हो जाएगी, कुछ ध्यान है कि नहीं? कहीं 30 पार कर गई तो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप उसके रिश्ते की चिंता मत कीजिए। हमारी बेटी इतनी काबिल बनेगी कि उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे अगर कोई अच्छा लड़का होगा तो उसे मिल ही जाएगा।
ये सब तुम रूपा की बोली बोल रही हो, उसी ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है। देखिए, अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, उसके भी कुछ फैसले हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, उसे पूरा करने दीजिए ना। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। हाँ हाँ, बस हमेशा यही बोलती हो, कभी कुछ गलत नहीं करेगी। अरे बात को समझो, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है कमला, इसलिए कहता हूँ अपनी बेटी को घर में रखा करो और उसे सिखाओ कि शादी के बाद उसे अपने ससुराल में कैसे रहना है। अरे उसे घर के काम सिखाने के बजाय तुम उल्टा उसे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहन दे रही हो। हाँ, दे रही हूँ, और एक माँ का यही फर्ज होता है। तो सुन लो, मैं इस घर का मुखिया हूँ, इसलिए मैं निर्णय लेता हूँ कि रूपा कल से कॉलेज नहीं जाएगी। तो फिर ठीक है, अगर आप उसे कॉलेज नहीं भेजेंगे तो आप हमसे रिश्ता ही तोड़ दीजिए। रह लेंगे हम कहीं भी अपनी बेटी के साथ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। कमला, क्या बोल रही हो तुम? जिद छोड़ दो और अपनी बेटी को समझाओ कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं समझाऊंगी। इस घर में अगर किसी को समझने की जरूरत है तो वो है आप। कमला रामपाल को धमकी देने लगती है, जिसके कारण रामपाल को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। अब कमला ऐसे ही अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाती रहती है। माँ, आखिरकार मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ही ली। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। ये सब तो ठीक है, अगले साल 30 की हो जाओगी, अब तो शादी की तैयारी शुरू करो। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर वही बात, एक तो तुम्हारे लिए तुम्हारी उम्र का कोई लड़का नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम इतना भाव खा रही हो। अरे दुआ मनाओ कि तुम्हें जल्दी कोई अच्छा लड़का मिले। पिताजी, मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इतनी काबिल हूँ, क्या तब भी मैं लड़की वालों के सामने अपने रिश्ते के लिए गिड़गिड़ाऊं? अब तो आप शांत हो जाइए पिताजी। बकवास बंद करो, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। पिताजी, मैंने कहा ना। अजी, रहने दीजिए ना। तुम दोनों माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है। पिताजी, अब बस बहुत हुआ, आप इस तरह हम दोनों की बेइज्जती नहीं कर सकते। तो क्या मुझे जेल भिजवाओगी? सुनो कान खोल के, मैंने पंकज से बात कर ली है, उसके जानने में कोई लड़का है। मैंने उन्हीं लड़के वालों को तुम्हारी फोटो भेज दी है। अगर वो शादी के लिए हाँ कर देंगे तो तुम्हें यहीं शादी करनी पड़ेगी। बेटी हो, इस घर की इज्जत हो, चुपचाप शादी कर लो और जो नाटक करना वो अपने ससुराल में करना। पापा! रामपाल बिना कुछ बोले चला जाता है। शाम को लो देख लो कमला, लड़के वालों का क्या मैसेज है। लिखा है आपकी बेटी की उम्र ज्यादा है। अरे इन लोगों ने शादी के लिए मना ही कर दिया। रामपाल अपनी पत्नी को बहुत सुनाता है। रामपाल की इस आदत के कारण बेचारी कमला बहुत परेशान रहा करती थी। वहीं रूपा अपनी माँ को ऐसे परेशान देखकर बहुत दुखी होती थी। दिन बीतते रहते हैं और तभी एक दिन, अरे हरी, ये बता कि हमारी पुरानी जमीन का वो केस सॉल्व होगा कि नहीं? मैं तो पैसे देते देते थक गया हूँ, पता नहीं क्या होगा। अरे भैया आप चिंता मत करिए, हम है ना, हम ऐसा करते हैं कि कोई दूसरा लायर देख लेते हैं। अरे हरी, तुझे जो करना है कर, लेकिन थोड़ा जल्दी कर, नहीं तो वो ज़मीन हमारे हाथ से चली जाएगी और तुझे पता है कि उसकी कीमत कितनी है। हाँ भैया आप चिंता मत करो। रामपाल फोन रख देता है। पापा जी, आप चिंता मत करिए, आपकी वो पुरानी ज़मीन का केस मैं लड़ूंगी। अरे तुम लड़की हो, ये सब हैंडल नहीं कर पाओगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? इसमें क्या लड़का और क्या लड़की? हमारी बेटी बहुत समझदार है, इसने इतनी मेहनत से ये डिग्री हासिल की है। अरे अपनी बेटी की काबिलियत पर तो भरोसा रखिए। नहीं। ठीक है पापा, एक शर्त रखते हैं, अगर मैं ये केस हार गई तो आप जिस लड़के से कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो फिर ठीक है, वैसे भी मुझे तो पता ही है कि तुम ये केस हार जाओगी। ये कहकर रामपाल अपने कमरे में चला जाता है। वहीं रूपा अपने पापा की पुरानी जमीन के केस को सॉल्व करने की पूरी तैयारी कर लेती है और सारे सबूत जुटा लेती है। माँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये केस जीत जाऊं। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है बेटा। रूपा रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सभी लोग कोर्ट पहुंचते हैं और रूपा के पिताजी रामपाल की पुरानी जमीन की सुनवाई शुरू होती है। योर ऑनर, मिस्टर जगत ने मेरे पिताजी की जमीन को अवैध रूप से हड़पने की कोशिश की है और उसके पुख्ता सबूत ये रहे। रूपा कुछ सबूतों को जज के सामने पेश करती है। वो बेहद प्रोफेशनल तरीके से, चतुराई और समझदारी के साथ केस जीत जाती है और उसके इस कार्य के लिए उसके हर जगह वाहवाही होती है। मिस्टर रामपाल, वाकई में आपकी बेटी ने तो आज आपका सर ऊंचा कर दिया। हाँ जी। रूपा और उसकी माँ मुस्कुराते हुए रामपाल की तरफ देखती हैं।
आज रामपाल की आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार और सम्मान दिखाई दे रहा था। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी तुम दोनों ने आखिरकार मुझे हरा ही दिया। रामपाल को विश्वास हो जाता है कि उसकी पत्नी ने उसकी बेटी की पढ़ाई सपोर्ट करके बहुत अच्छा काम किया। इसके कुछ ही दिनों बाद रूपा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है, जिसके लिए रूपा भी तैयार हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है। अब दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंत भला तो सब भला। हाँ जी। ये कहानी है कविता की, जो अपने ससुराल और मायके दोनों से परेशान थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर कविता के ससुराल और मायके वाले दोनों ही उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो आइए देखते हैं आज की इस कहानी को। आज किचन की सफाई कर देती हूँ। कविता अपना किचन का काम निपटाने लगती है। वहीं थोड़ी देर बाद उसकी ननद और सासू माँ घर आती हैं। आ गए दोनों? अरे बहू ये देख, ये तेरी बहन के लिए साड़ियाँ खरीद कर लाए हैं। हाँ भाभी, आपको नहीं पता इन साड़ियों को खरीदने के लिए हमें कितनी दूर जाना पड़ा। अरे हमारे तो पसीने ही छूट गए। सच में बहुत गर्मी है भाई। लीजिए भाभी देखिए। कविता अपनी ननद और सासू माँ की लाई हुई साड़ियों को देखती है और उन साड़ियों को देखते ही वो उदास हो जाती है, क्योंकि उन साड़ियों की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्या बहू, लग रही है ना एक नंबर की साड़ी? हाँ सासू माँ, साड़ियाँ अच्छी लग रही हैं। तभी किचन से कुकर की सीटी लगने की आवाज़ आती है। माँ जी अभी आती हूँ। कविता वहाँ से चली जाती है। तेरी भाभी का मुंह देखा तूने? हाँ माँ, बताओ ज़रा इन साड़ियों में भला क्या कमी है? हाँ थोड़ी सस्ती वाली है तो क्या हुआ? क्या लोग सस्ती साड़ियाँ नहीं पहनते? और वैसे भी कौन सा भाभी के मायके वाले बहुत अमीर हैं, उन लोगों के लिए तो ये साड़ियाँ बहुत है। और नहीं तो क्या, उन लोगों के हिसाब से तो ये साड़ियाँ बहुत अच्छी है। अरे कविता की शादी में उन लोगों ने कितनी कंजूसी की थी। सच में मम्मी, वो लोग तो हमसे भी 2 कदम आगे हैं। जब देखो अपना पैसा बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वो दिन याद है ना आपको, जब भैया वो महंगी वाली कार लेने के लिए बोल रहे थे और उस कार लेने के लिए कुछ रुपए कम पड़ रहे थे, तब अपनी समधन से पैसे मांगे थे आपने, लेकिन उन्होंने तो बहाना मार दिया ना, बोल दिया कि उनके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे हाँ, जब भी उसे पैसे मांगो तो बस यही बोलती है, उसके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ, सब पैसे बचाने के बहाने हैं। हाँ हाँ, बचा ले बचा ले। ऐसे लोगों के साथ क्या करना है ये हमें भी पता है। वहीं दूसरी ओर कविता, मेरी बहन की शादी है, कम से कम शादी के समय तो माँ जी को थोड़े अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए थे। इन साड़ियों को देखकर पता नहीं मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे। बेचारी कविता बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बीतते हैं और उसकी बहन की शादी का दिन आता है। समधन जी ये लीजिए, ये आपके लिए साड़ी, और ये दीपांशी बेटा तुम्हारे लिए ये सूट। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था ना आप दोनों को? हाँ हाँ समधन जी, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। ये साड़ी तो काफ़ी अच्छी है। हाँ समधन जी, ये यहाँ की नहीं है, ये साड़ी हमने खास कलकत्ता से मंगवाई है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया समधन जी। हाँ आंटी शुक्रिया, मुझे भी ना बहुत पसंद आया। अच्छा ठीक है, आप लोग अब नाश्ता कर लीजिए, मैं ज़रा अभी आती हूँ। हाँ हाँ समधन जी, जाइए जाइए, काम कर लीजिए। शादी वाला घर है भाई, काम तो होता ही है। कविता की माँ चली जाती है। अनामिका बेटा, मैंने कविता की सासू माँ और उसकी ननद को महंगे कपड़े दिए, जो उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में तो कभी देखे भी नहीं होंगे। घटिया लोग, लेते वक्त महंगी महंगी चीज़ें चाहिए और देते वक्त 2 कौड़ी की चीज़ें पकड़ा देते हैं दूसरों को। शर्म भी नहीं आती इन्हें। हाँ माँ, देखो ना उन लोगों की दी हुई साड़ियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इन साड़ियों को कई लोगों ने 10 बार पहना हो, तब जाकर दुकान में बेचा हो। वही तो, शादी के पहले तो बड़ा हाँकते हुए बोलती थी, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, सब झूठ बोलती थी। सच में माँ, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। पता नहीं कविता दीदी की भी किस्मत कैसी है। अरे इसकी किस्मत ना बचपन से ही बेकार है, एक तरीके से पनौती ही है। इसके लिए कुछ भी काम करो तो गड़बड़ हो जाती है। माँ, अब दीदी। क्या हुआ कविता, कुछ काम था? कुछ नहीं माँ, आप ये अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ाई थी, इसमें किसी का कॉल आ रहा था। अच्छा अच्छा, निर्मला देवी का होगा, वो हमारे घर का एड्रेस पूछ रही थी। आ रही है ना अनामिका की शादी में, इसलिए। अच्छा वो माँ, अनामिका, मेरे ससुराल वालों को माफ़ कर देना। मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हें बहुत सस्ती और बेकार सी साड़ियाँ दी है। अरे कोई बात नहीं दीदी, जिसकी जैसी नीयत। अब उनकी नीयत ही ख़राब है तो हम क्या कर सकते हैं। वही तो,
एक तो कभी भी हम लोगों को कुछ देने का नाम नहीं लेते, और जब देने का समय आया तो देखो क्या दिया। ऐसी साड़ियों को मेरी बेटी पहनेगी भी नहीं, और अगर गलती से इसने अपने ससुराल में पहन भी लिया ना तो इसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और हाँ, मैं तुझसे कुछ बोलने वाली थी। मैं ये बोलने वाली थी कि तूने जो साड़ी पहनी है ना, ये बहुत ही सस्ती है। मैंने उस दिन मंगल बाजार में देखी थी, 300 की मिल रही थी। पक्का तेरी सासू माँ वहीं से लेकर आई है। तो ज़रा इसे बदल ले, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हाँ दीदी, मेरे पास कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं, वो पहन लीजिए आप। बेचारी कविता को अपने ससुराल वालों की तरफ से भी सुनना पड़ता था और अपने मायके वालों की तरफ से भी सुनना पड़ता था, यानी कि कोई ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे रहा था। तो 3 दिन बाद अनामिका की शादी संपन्न हो जाती है। अरे कविता, तेरे ससुराल वालों ने तो कंजूसी की सीमा ही तोड़ दी। तुझे पता है तेरी बहन की शादी में तेरे ससुराल वालों ने लिफाफे में कितने पैसे डाले थे? सिर्फ 500 रुपए। अरे इससे ज्यादा तो हमारे पड़ोसी राजन यादव ने दिए। बेचारी कविता अब बोलती भी तो क्या। कुछ दिन बाद ही कविता की ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही महीनों में उसकी शादी भी हो जाती है। चलो, मेरी बेटी की शादी तो कम पैसों में ही निपट गई। सच में माँ, आपने तो दीपांशी के ससुराल वालों को सस्ते में निपटा दिया। उनको तो सोफा, बेड और ड्रेसिंग टेबल सब कुछ सस्ता सस्ता दे दिया आपने। और नहीं तो क्या बेटा, इससे कहते हैं दिमाग। अच्छा बेटा, अब कुछ दिनों में दिवाली का त्योहार भी आ रहा है। तू ये बता, मिठाइयाँ कहाँ से लाएगा? अरे मम्मी, आपको तो पता ही है, दिनेश चाचा की दुकान में सबसे सस्ती मिठाइयाँ मिलती है। वहीं से लड्डू और सोन पापड़ी ले आएंगे, और क्या। कुछ दिनों बाद दिवाली आ जाती है। हेलो समधन जी, हैप्पी दिवाली। कैसी हैं आप? हैप्पी दिवाली समधन जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? घर में सब ठीक हैं? हाँ समधन जी, सब बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आप आज आ रही है ना हमारे घर? आपकी बेटी का ससुराल कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं, आ जाइएगा। हाँ समधन जी, क्यों नहीं आएंगी, आपसे मिलने ज़रूर आएंगी। अच्छा, तो आते वक्त कुछ ना कुछ तो आप लेकर ही आएंगी, है ना? बुरा मत मानिएगा, मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं समधन जी, बुरा क्यों मानेंगे। अच्छा समधन जी, पिछले बार आप जिस दुकान से ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी ना, इस बार वहाँ से मत लाइएगा, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स थोड़े पुराने से थे। हाँ समधन जी, जैसा आप कहें। अच्छा, तो अब फ़ोन रखते हैं हम। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। आशा देवी फोन रख देती है। वहीं ललिता देवी को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तरीका है भीख मांगने का। कितनी चालाक है, जानबूझकर बोल रही है उस दुकान से ड्राई फ्रूट्स मत लेकर आना, ताकि अगर कोई ला भी ना रहा हो तो ले आए। लेकिन हम भी ललिता देवी हैं, हम भी जानते हैं चालाक लोगों के साथ कैसे चालाकी की जाती है। फिर क्या, ललिता देवी एक छोटा सा बादाम का पैकेट और एक काजू का पैकेट एक बड़े से डिब्बे में पैक करके कविता के घर लेकर जाती है। डब्बे को देखकर कविता की सासू माँ तो बहुत खुश होती हैं। रात में सभी मेहमानों के चले जाने के बाद, चलो ज़रा जल्दी से खोलते हूँ। पर ये क्या, जब आशा देवी उस बॉक्स को खोलती है तो उसे सिर्फ 2 छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दिखते हैं। चालू औरत कहीं की। अच्छा इसको छोड़ो, कविता के मायके वालों से तो क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। चलो ज़रा अपने दामाद जी के घर से आए हुए दिवाली गिफ्ट बॉक्स को खोलती हूँ। कविता की सासू माँ बहुत चालाक थी। जिस तरह से उसने कविता की माँ से ड्राई फ्रूट्स की डिमांड की थी, उसी तरह उसने अपने दामाद से भी ड्राई फ्रूट्स की डिमांड की थी। देखो तो मेरी बेटी के घर से कितने सारे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट आए हैं, दिल खुश हो गया। वहीं दूसरी ओर आशा देवी की बेटी जब अपनी माँ के भेजे हुए मिठाई के डिब्बे को खोलती है तो देखती है उसमें तो सिर्फ सोन पापड़ी और एक छोटा डिब्बा लड्डू का था। वाह वाह, तेरी माँ ने तो कमाल ही कर दिया। अनामिका का पति तो उसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी सासू माँ इस बात से बहुत नाराज होती हैं। वहीं अनामिका जब अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है तो उसकी माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन, सुनो कविता, तुम्हारा पति एक छोटा सा बिजनेस खोलना चाहता है, तो उसके लिए उसे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तुम्हारे मायके वाले ने यूँ तो कभी हमारी मदद नहीं करी, लेकिन कम से कम इस बार तो कर दे। सासू माँ, इस बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो उन पर निर्भर करता है ना कि वो लोग देते हैं कि नहीं। अरे लेकिन तुम भी तो कुछ बोल सकती हो ना, तुम्हें तो बस अपने मायके वालों के पैसे बचाने हैं। अरे अपने पति के बारे में कुछ सोचती भी हो या नहीं? अगर इस बार पैसे नहीं मिले ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हमने तुम्हारे मायके वालों की सारी कंजूसियाँ झेली है, अब और नहीं। और हाँ, मैं जा रही हूँ तुम्हारी माँ को कॉल करने। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी कश्मकश में लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं क्या करूँ तो क्या, भला मेरी चलती कहाँ है।
कविता की सासू माँ कविता के मायके वालों से पैसों के लिए कहती है। समधन जी, अभी तो हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरे ससुर जी का ऑपरेशन भी होना है अगस्त में, तो हमें माफ़ कर दीजिए। ललिता इतना कहकर तुरंत ही फोन काट देती है। इसकी माँ को तो एक पैसे की तमीज नहीं है, कैसा फट से फोन काट दिया। इसके बाद आशा देवी अपनी बहू को बहुत सुनाती है। थोड़ी देर बाद कविता अपनी माँ को कॉल करती है और उससे पैसों के लिए रिक्वेस्ट करती है। माँ प्लीज़ थोड़ा सा तो पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए। तू ना ज़्यादा अपनी सासू माँ की साइड मत ले, बोला ना पैसा नहीं है तो नहीं है, फ़ोन रख अब। माँ, पर फोन कट जाता है। फिर क्या, इस बार भी कविता के मायके वाले उसकी कोई हेल्प नहीं करते। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और करीब 3 महीने बाद। और बेटा, अपने ससुराल गया था ना, कैसा रहा? हाँ माँ, सब ठीक ठाक ही रहा। ये बता, खाना पीना तो सही से करवाया ना उन्होंने? और उन्होंने तुझे पनीर कितनी बार खिलाई, ये तो बता। माँ खिलाई थी 2-3 बार। तू 5 दिन के लिए रुका वहाँ और सिर्फ 2 या 3 बार पनीर खिलाई उन्होंने? यह तो गलत बात है बेटा। और आते वक्त तेरे हाथ में कुछ पैसे रखे कि नहीं तेरे सास ससुर ने? हाँ दिए ना, ससुर जी ने 2000 दिए मुझे। बस 2000? अरे इतनी पेंशन मिलती है उन्हें, कम से कम 5-6 हजार तो देने चाहिए थे अपने दामाद जी को। कितने दिनों बाद जो गए थे तुम वहाँ, सारी कंजूसी तुम्हारे साथ करते हैं ये लोग। अपनी छोटी बेटी की शादी में देखा था कितना खर्चा किया था। इस तरह आशा देवी अपने बेटे के कान भरती रहती है और अपने बेटे के कान भरने के बाद वो सीधा अपनी बहू के पास जाती है और उसे सुनाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन आशा देवी की बेटी और दामाद घर आते हैं। ये आलू की रसेदार सब्जी और रोटी मेरे दामाद जी को तो बहुत पसंद आएगी। खाने को देखकर ही रोशन अपनी पत्नी अनामिका की तरफ देखता है। अनामिका भी उसे इशारों में खाने के लिए कहती है। अरे बेटा, इतना मत सोचो, खा लो। आलू की सब्जी हमें खानी चाहिए, इससे हमें ताकत मिलती है। ठीक है सासू माँ। रोशन खाना खा लेता है, लेकिन उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर भी उसने अपनी सासू माँ का दिल रखने के लिए खाना पूरा खा लिया। अच्छा सासू माँ, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 3 दिन रुकूंगा, लेकिन सॉरी मैं नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि अभी अभी बॉस का कॉल आया था। उन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी है, इसलिए मुझे शाम को ही निकलना पड़ेगा। अनामिका, तुम चाहो तो यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। रोशन झूठ बोल देता है, क्योंकि उसे यहाँ उसकी सासू माँ की करतूतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। चलो, दामाद जी को भी सस्ते में निपटा दिया। आशा देवी तो ऐसा हमेशा ही करती थी। उसके लिए ये चीज़ कोई नई नहीं थी। जब वो किसी दूसरे के घर जाती थी तो अच्छे अच्छे और महंगे महंगे पकवान खाया करती, और जब कोई उसके घर आता तो वो उनको सस्ते में ही निपटा देती। इसके महीने बाद, मुबारक हो, घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। शुक्रिया शुक्रिया, एकदम परी लग रही है मेरी नातिन। अब कविता की लड़की हो गई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद अब तो उसके ससुराल वाले और मायके वाले थोड़े बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी बेटी पैदा हुई है और किसी को कोई खुशी नहीं है। मेरी माँ को कॉल करो तो कहती हैं बिजी हूँ। मुझे सब पता है वो ऐसा क्यों करती हैं, ताकि उन्हें मुझे कुछ देना ना पड़ जाए। और इधर मेरे ससुराल वाले हैं जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मैं भी अपनी बेटी की परवरिश सही से करूँगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। कविता के ससुराल वाले उसे उसकी बच्ची के लिए सामान तो लाकर दे रहे थे, लेकिन बहुत ही कम, जिससे कविता को अपनी बच्ची का ध्यान रखने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए वो अपने कुछ जेवर बेच देती है। इसी से अब खर्चा चलाऊंगी। बेचारी कविता ऐसे ही अपनी बेटी का ध्यान रखती रहती है। और तभी एक दिन जब उसकी बच्ची 1.5 साल की हो जाती है। कविता, बहुत हो गया, तुझे और सहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे लिए अपने बॉस से बात कर ली है, बस तू परसों काम पर आ जा। ठीक है, मुझे काम तो करना ही होगा, क्योंकि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। जिसको जो कहना है कहने दे। वो तेरे को कुछ दे नहीं रहा है तो फिर तुझे उनके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। हाँ सही कहा। अब कविता काम पर जाने लगती है। एक दिन, बाय रोहन, थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट। कोई बात नहीं कविता, अच्छा बाय। अब ये कविता की सासू माँ देख लेती हैं। अजी देखो तो। रुको कविता, कौन था वो लड़का? बहू, तुम हमारा नाम डुबाने की कोशिश कर रही हो। पापा जी, वो मेरे भाई जैसा है। चुप कर, झूठी कहीं की। तू हमसे लड़कर जॉब करने क्यों जाती है, ये हम सबको पता है।
आज तो हमने आंखों से देख भी लिया। आज ऑफिस में बहुत काम था, आते वक्त रात होने वाली थी, बस इसीलिए उसने मुझे घर छोड़ दिया। इस पे क्या गलत किया बताइए तो? आप लोगों को मेरा हर काम गलत क्यों लगता है? जुबान भी देखो कैसे चलने लगी है इसकी। सच में कविता तुम कितना बदल गई हो। बहू, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। और जो आप लोग मेरे साथ रोज करते हैं, क्या वो शोभा देता है? अरे आप लोग तो मेरी बच्ची को भी नहीं देख सकते। बेचारी को मुझे पड़ोसी के घर में छोड़कर जाना पड़ता है। सासू माँ, आप भी तो माँ हैं, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? और आप रमेश जी, क्या आपने कभी एक पिता होने का फर्ज सही से निभाया? जब भी मेरी और मेरी बच्ची की बात आई तब आप सभी ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। क्या ये सब आपके परिवार वालों को शोभा देता है? बहू, माँ जी, आप तो बस कह देती हैं कि मैं ऑफिस ना जाऊं, लेकिन आपको पता है मेरे ऑफिस जाने के बाद से ही मैं अपनी बच्ची की जिम्मेदारी ले पा रही हूँ। क्या आप हमारी जिम्मेदारियां ले सकती हैं? रमेश जी, अगर आपको हम इतने ही बेकार लगते हैं तो आप हमें डिवोर्स दे दीजिए। कविता पहली बार इतना गुस्सा हुई थी और गुस्से में उसने बहुत सारी सही बातें बोल दी थी, जिससे रमेश को उसकी गलती का एहसास होता है। दीप्ति, जैसा तूने मुझे सिखाया था ना वो तलाक वाली बात, वो सब मैंने बोल दिया। कहीं मैंने गलत तो नहीं किया ना? कुछ गलत नहीं किया तूने। वो तुझसे अगर डिवोर्स मांगेगा भी ना तो तू इतनी आसानी से देगी नहीं। बस तू इन लोगों को इनकी चाल से ही जीत। थोड़ी देर बाद, कविता मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ बहू, माफ कर दो। हम दोनों को माफ करते बहू। इस तरह कविता के ससुराल वाले आखिरकार सुधर ही जाते हैं। वहीं कुछ ही दिनों बाद कविता की माँ अचानक से बाथरूम में गिर जाती है, जिसके कारण उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। चिंता मत करिए माँ, मैं आपके पास आती हूँ। कविता उन दिनों अपनी माँ की खूब सेवा करती है और इस तरह कविता की माँ का भी दिल बदल जाता है। ऐसे सब कुछ ठीक हो जाता है और कविता खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ रहने लगती है। अरे माँ जी, आज आप राशन की लिस्ट बना दीजिएगा। रसोई में ना तो दालें हैं, ना ही छोले हैं, ना राजमा, ना ही मसाले। कैसे बनाए रसोई? हाँ माँ जी, चावल भी बस अब 2 ही दिन चलने वाले हैं। अरे 1 हफ्ते पहले ही तो सब लेकर आए थे, अब फिर से राशन खत्म हो गया। माँ जी, घर में 6 लोग रहते हैं, इतना सारा खाना बनता है, नाश्ता बनता है, तो राशन तो खत्म होगा ही ना। अब हम तो अकेले सब कुछ नहीं खा रहे। हाँ माँ जी, 3 बार चाय बनती है घर में, उसमें भी तो चीनी, चाय, दूध सब कुछ डलता है ना। अब राशन तो खत्म होगा ही। लेकिन आजकल राशन के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बाहर राशन लेने जाओ तो लगता है सोना लेने आया है। अरे मुझे तो लगता है हमारे घर का आधा खर्चा तो बस खाने में ही जाता है। अगर ये इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता ना तो शायद हम कुछ सेविंग्स भी कर लेते। अगर राशन का खर्चा कम हो जाए तो हम घर को रंग भी करवा लें। देखो कितना पुराना सा हो गया है। अरे बेटा, मिडिल क्लास इंसान की यही तो परेशानी है। खाने पीने और अस्पताल के खर्चों में ही सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन 2 पैसे बच नहीं पाते। तुम लोग कुछ ऐसा करो जिससे हमारे घर के राशन का खर्चा थोड़ा कम हो सके। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ में कंजूसी करें, इसलिए तो कम तेल मसाले, कम चीनी, चाय सब कुछ उपयोग करते हैं। अब और तो हम दोनों क्या ही कर सकते हैं बताओ? ये दोनों सही कह रही हैं। बाकी घरों की तरह हमारे घर में खाना बर्बाद नहीं होता। हम बहुत कंजूसी से सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों तो पूरी कोशिश करती हैं कि जितना हो सके कम से कम राशन यूज़ हो। हाँ, हम भी समझ रहे हैं। चलो कोई ना, हम ले आते हैं राशन। अब और कोई उपाय भी तो नहीं है। अरे उपाय कैसे नहीं है, उपाय तो है भाई। अरे आंटी, हम राशन की बात कर रहे हैं, इसमें उपाय क्या हो सकता है बताइए। अरे तुम लोगों को पता नहीं, सरकार ने अब राशन का नया कार्ड बनवाना शुरू कर दिया है, जिसमें मिडिल क्लास लोगों के लिए सस्ते दाम पर राशन दिया जाता है। इस कार्ड में राशन बाकी दुकानों के मुकाबले इतना सस्ता है कि हम जैसे लोगों के लिए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। उस दिन गई थी मैं राशन लेने, जहाँ वैसे मेरे 5,000 रुपये खर्च हो जाते थे, वहीं इस बार मैंने सिर्फ 500 रुपये खर्च किए। क्या लता, तू सच कह रही है? कहीं मजाक तो नहीं कर रही है ना? अरे राशन को लेकर मैं कभी मजाक नहीं करती। ये देखो मेरा राशन का कार्ड। फिर तो मैं आज ही सरकारी ऑफिस में जाकर हमारे घर के लिए राशन कार्ड बनवा लेता हूँ। हाँ, यहाँ हफ्ते में 3 दिन सुबह राशन मिल जाता है। नमन, तू आज ही जाकर राशन कार्ड बनवा देना। जैसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण मिल जाती है,
ठीक वैसे ही जब एक मिडिल क्लास इंसान को पता चलता है कि इस तरीके से उनके कुछ पैसे बच सकते हैं तो उनके चेहरे पर भी एक नई चमक आ जाती है। ठीक वैसा ही हाल आज देसाई परिवार का भी था। वाह वाह, सरकार ने ये बड़ा अच्छा काम किया है। पहली बार लग रहा है कि इस बार की सरकार को चुनकर गलती नहीं की। हाँ माँ जी, इससे तो हमारे कितने पैसे बच जाएंगे। फिर तो इस दिवाली पक्का ही घर का रंग रोगन करवा देंगे हम। हाँ तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, हफ्ते में 3 दिन राशन मिलेगा। ये तो बढ़िया है। आज ही तुम दोनों राशन की लिस्ट बना देना, ठीक है? अरे आज ही क्या, मैं तो अभी बना देती हूँ। एक मिनट, इसमें वक्त क्या लिखा है राशन लेने का? लाओ, मुझे तो मैं पढ़ता हूँ। लाइए पापा, मैं पढ़ देता हूँ। आप अभी अभी शहर से आए हैं, थक गए होंगे। ठीक है, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर। जी पापा। इस पे लिखा है राशन लेने का वक्त सुबह 6 बजे से 7 के बीच में है। इसका मतलब सुबह 5 बजे उठ के लाइन में लगना होगा, तभी जाकर सारा राशन ला पाएंगे। ये राशन लेने का वक्त कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं रख दिया है? इतनी सुबह उठेगा कौन? किसी को तो उठना ही होगा, नहीं तो राशन नहीं मिल पाएगा। माँ जी एक काम करिए, आप ही उठ जाइए ना। मैं सुबह के 5 बजे? हाँ, इसी बहाने आपकी सैर भी हो जाएगी और थोड़ा वजन भी कम कर लीजिएगा माँ जी। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो मैं ही ले आऊंगी राशन कल से। चलो, अब ये तय रहा कि माँ ले आया करेंगी राशन। नम्रता ने सुबह का राशन लाने को कह तो दिया था, लेकिन सुबह उठना इतना मुश्किल होगा उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। अरे अभी तो सोई थी मैं, अभी सुबह हो भी गई। आज से तो सुबह का राशन लेने जाना है। चलो जल्दी जल्दी चाय बनाकर पी लेती हूँ, फिर लाइन में भी लगना है। ये आँख क्यों नहीं खुल रही है मेरी? चाय पत्ती कहाँ रखी है? चाय नहीं पीऊँगी तो सर में दर्द हो जाएगा। नम्रता सबसे पहले चाय बनाकर पीने लगती है, जिसमें उसे 5:30 बज जाते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी जाकर राशन की दुकान के आगे खड़ी हो जाती है, जहाँ पहले से ही लंबी लाइन लग चुकी थी। अरे यहाँ तो इतनी लंबी लाइन लग गई है, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। नम्रता के पहले बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसके चलते आधे से ज़्यादा राशन उन सब ने ही ले लिया। और नम्रता का जब तक नंबर आया तब तक तो सिर्फ चावल ही बचे थे राशन वाले के पास। है? सिर्फ चावल है? इतनी सुबह उठी थी फिर भी पूरा सामान नहीं मिला। घर आकर जब वो ये बात सबको बताती है, सब परेशान हो जाते हैं। अरे माँ जी, सिर्फ चावल मिले हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा राशन तो घर में है ही नहीं। अब आपको नमक मिर्च वाले चावल ही खाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पसंद नमक मिर्च वाले चावल। हाँ तो कल से खुद जाना राशन लेने। सुबह के 4:30 बजे उठो, फिर 5 बजे से लाइन में लगो, तब पता चलेगा कि कैसे जाते हैं सुबह सुबह राशन लाने। मैं कह देती हूँ, मुझे सुबह की चाय पिए बिना सर में दर्द हो जाता है, और जब तक अच्छी चाय नहीं बनती मैं घर से नहीं निकलूंगी। लेकिन इस चक्कर में तो रोज़ ही देर हो जाएगी फिर आपको। इसीलिए तो कह रही हूँ, इस नमन को भेजो। सुबह सुबह इसे तो चाय पीने की आदत भी नहीं है, यह आसानी से ले आएगा। हाँ तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा सुबह राशन लाने, इसमें क्या है? इसी बहाने मेरी कसरत भी हो जाएगी। क्या हुआ भाई, तुम सब इतने परेशान क्यों? अरे कुछ नहीं पापा, आप जाइए अपने दोस्तों के साथ सैर कीजिए, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ठीक है ठीक है। पापा को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस उम्र में आकर तो रिटायरमेंट लिया है काम से, पूरी ज़िंदगी काम किया है। अब उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पापा को तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर कल से मैं नहीं जाने वाली, कल से तू ही चले जाना सुबह का राशन लाने, कह देती हूँ। अरे आप लोग चिंता ही मत कीजिए, आप देखिएगा मैं सारा राशन कैसे लाता हूँ। हाँ हाँ, देखते हैं। नमन बड़ा ही उत्साही था कि वो सुबह उठकर राशन ले आएगा, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा तो उसे सबसे पहला काम याद आया, बाथरूम जाना। अरे प्रेशर बनाया है, पहले तो बाथरूम जाना ही पड़ेगा। नमन को आदत थी कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले 2 से 3 बार बाथरूम जाता ही था, लेकिन इस चक्कर में सुबह के 6:30 बज गए। जब वो राशन की दुकान पर पहुंचा तो इतनी लंबी लाइन थी कि उसका नंबर सबसे लास्ट था। कल तो सीना ठोक कर कह दिया था कि मैं ले आऊँगा राशन, लेकिन यहाँ तो कोई आसार ही नहीं दिख रहा है। लगता है आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक तो सारा राशन ही ख़त्म हो चुका होगा। अब क्या करूँ? नमन को जिस बात का डर था वही हुआ।
जब तक उसका नंबर आया तब तक तो सारा राशन खत्म हो चुका था। उसके हिस्से में तो आज चावल तक नहीं आए। आज उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। क्या हुआ? तू तो कल बड़ा चौड़ा होकर कह रहा था मैं लेकर आऊंगा राशन। क्या आ गया? अरे वो आज ना मुझे जोर का प्रेशर आ गया था, इसलिए नहीं जा सका। आप कल देखिएगा मैं कैसे सारा का सारा राशन ले आता हूँ। कल राशन लाओगे तो आज सिर्फ नमक मिर्ची वाली रोटी ही खानी पड़ेगी फिर। अरे यार मुझे नहीं खानी। हाँ तो कल फिर सच में लेकर आना राशन, तो मिलेगा अच्छा खाना। नमन ने अगले दिन ठान लिया कि वो किसी भी हालत में सुबह का राशन लाकर रहेगा। लेकिन आज भी जब वो सुबह उठा तो उसके पेट में गुड़ 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 होने लगी। अरे यार फिर प्रेशर बन रहा है, बाथरूम जाना ही पड़ेगा। नमन के प्रेशर के चक्कर में आज भी देसाई परिवार राशन नहीं ला पाया। और अब तो विश्वास को विश्वास हो गया कि उसके छोटे भाई से नहीं होने वाला ये काम। इसलिए उसने ये जिम्मेदारी अब अपने कंधे पर ले ली। घर का बड़ा बेटा होने के नाते मुझे ही ये त्याग करना होगा। अच्छा, और तुझे लगता है कि तू ये कर पाएगा? माँ मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं ये जंग जीत ही लूंगा। आप कर ही लेंगे विश्वास। विजय हो, विजय हो। हाँ भैया, कल आप सबको हराकर सुबह का राशन ले ही आएंगी। हमें आप पर पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। भैया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरे परिवार ने विश्वास पर बहुत विश्वास रखा था। इसलिए विश्वास भी सुबह होते ही सही वक्त पर उठ गया और जल्दी जाकर राशन की लाइन में खड़ा हो गया। वो सबसे पहला था जो वहां पहुंचा था। मैंने कहा था ना मैं कर लूंगा। बेटा क्या मैं तुमसे आगे खड़ा हो सकता हूँ? हाँ बाबा, आप मुझसे बड़े हैं, आइए आप खड़े हो जाइए आगे। भैया क्या मैं आपसे आगे खड़ी हो सकती हूँ प्लीज़? अरे हाँ आप औरत है, लेडीज फर्स्ट, आइए। विश्वास सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन उसके नरम व्यवहार के चलते वो आज भी राशन नहीं ले पाया, क्योंकि उसने खुद से आगे सबको जगह दे दी थी। क्या तूने बाकी सबको आगे भेज दिया और खुद आखिर में खड़ा हो गया? माँ आप ही ने तो सिखाया है, बड़े बुजुर्ग को, बच्चों को, औरतों को हमेशा आगे रखना चाहिए। यही तो तमीज़ होती है ना। भैया ऐसे तो आप कभी राशन नहीं ला पाएंगे, आपको मजबूत बनना होगा। अगर आप पहले पहुंचे तो आपको ही पहला राशन लेना चाहिए। तो क्या मैं एक अच्छा इंसान बनना छोड़ दूं? हाँ तो आप क्या चाहते हैं कि हम सब खाना खाना छोड़ दें? अरे इसका बस चले ना तो घर में पड़ा राशन भी बांट के आ जाए। दानवीर करण जो है ये। ऐसे कैसे चलेगा भैया? भाभी मुझे नहीं लगता कि घर में किसी से कुछ भी होने वाला है। अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ लवीना सही कह रही है, अब हम दोनों को ही सुबह का राशन लाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह को खुशबू और लवीना सही वक्त पर उठ जाती हैं और राशन की लाइन में खड़ी हो जाती हैं और बिना किसी गलती के वो दोनों सारा राशन ले आती हैं, वो भी आधे दाम पर। देखा, आखिर मेरी बहुओं ने कर ही दिखाया, ले आई ना राशन। हमने कहा था ना हम करके ही दिखाएंगे। देखिए ले आए पूरा राशन। सच में तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। अब आज इतना मज़ेदार खाना बनाना कि मज़ा आ जाए, क्योंकि इतने दिनों से रूखा सूखा खाना खाकर तो हम पक गए। हाँ आज तो दाल मखनी, राजमा चावल, ऐसा कुछ बनाना जिससे इतने दिनों की भूख मिट जाए। ठीक है। खुशबू और रवीना राशन तो ले आई थी, लेकिन सुबह इतनी जल्दी उठने की वजह से पूरा दिन उन्हें बस नींद ही आ रही थी। खाना बनाने के वक्त भी उन्हें नींद आ रही थी, जिससे उनका खाना बनाने में ध्यान ही नहीं जा रहा था। भाभी दाल में ज़रा नमक देना डालने के लिए। हाँ ये लो, मेरी तो आंखें बंद हो रही है। भाभी मुझे तो खड़े खड़े नींद आ रही है, पता नहीं क्या बना रही हो, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। सच का आंखों में नींद छाई हुई है। ये लो चावल भी बन गए। सुबह का राशन तो घर में आ गया था, लेकिन उसे बनाने वाली दोनों बहुओं को इतनी नींद आ रही थी कि दोनों ने खाना आधा कच्चा आधा पक्का बनाया था। ये चावल तो पूरे कच्चे हैं और सब्जी में इतनी मिर्ची है कि मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ। इस दाल में नमक की जगह तुम दोनों ने चीनी डाल दी है क्या? ये क्या बना दिया है? वैसे तो तुम दोनों का खाने में हाथ बहुत अच्छा है। माँ जी हम दोनों सुबह इतने जल्दी उठे हैं कि अब ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं।
हाँ माँ जी, हमारी आंखें बंद हो रही है, इसलिए हम क्या कैसे खाना बना रहे समझ में ही नहीं आ रहा। अरे इस तरह तो हम राशन लाकर भी क्या करेंगे। माँ सही कह रही है, इस तरह अगर राशन भी लाए तो खाना तो खा ही नहीं पा रहे। तुम लोगों ने बहुओं को क्यों भेजा राशन लाने? सरकार ने राशन कार्ड बनवाया है, लेकिन वो सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे तक ही खुला होता है। पापा, हम सब ने कोशिश की लेकिन कोई भी इतनी सुबह उठ नहीं पा रहा है, इसीलिए लवीना और खुशबू ले आई थी राशन, लेकिन लगता है अब हमें महंगा राशन ही लाना पड़ेगा। अरे लेकिन तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तो वैसे ही 5 बजे उठ जाता हूँ, मैं ले आता राशन। क्या अब सुबह 5 बजे उठ जाते हैं? हाँ, मैं सैर करने के लिए तो उठता ही हूँ। तुम लोग मुझे कह देते तो मैं ले आता, तुम लोगों को इतनी दिक्कत उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें लगा आपको तकलीफ होगी, इसलिए हम आपसे कुछ कह नहीं रहे थे। अरे लेकिन मुझे तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, मैं तो वैसे भी उसी तरफ जाता हूँ सैर करने। ये लो, हम यूं ही इतना परेशान हो रहे थे, बगल में छोरा था और सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम लोग आराम से सो जाना, मैं राशन ले आया करूँगा। अब तो पैसे भी बच जाएंगे और सुबह का राशन भी आ जाएगा। और उठना भी नहीं पड़ेगा।